डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज अभी तक जो भी कुछ पढ़े हुए हैं लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक, उन सारे लेक्चर्स के ऊपर बेस करके हम लोग आज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप लोग उन क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर हम लोग उसको देखेंगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल 1 से चालू करते हैं। तो न्यूमेरिकल 1 में देखेंगे क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, one that has initial charge plus q and other is initially uncharged, are brought in contact. What is the new charge on each sphere? ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, while the sphere are in contact, a positive charged rod is moved close to one sphere, causing a redistribution of charges on the two spheres. So charge on the sphere closest to the rod has charge minus q. What is the charge on the other sphere? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इसका प्रॉपर एक डायग्राम बना लेते हैं। दो स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एक स्फीयर। ठीक, इसमें प्लस क्यू चार्ज है और ये एक अनचार्ज स्फीयर है। ठीक, अब हम लोग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले इन दोनों को क्या किया गया, कांटेक्ट में ला गया। ठीक, तो हम लोगों ने कांटेक्ट में ले आया। तो कांटेक्ट में लाने पर जब दोनों को बताया गया था कि दोनों आइडेंटिकल चार्ज्ड है, दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर है, तो आपको पता था कि इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है। ऐसे सिचुएशन में दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये हो जा रहा है कि इसमें अब चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2, और इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2। तो हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, व्हाट इज द न्यू चार्ज ऑन ईच स्फीयर, हर एक में कितना चार्ज होगा। तो चलिए पहले वाले का आंसर हम लोग को मिल गया। पहला वाला का आंसर जो होगा वो होगा Q/2, मतलब हर एक कंडक्टर में Q/2 चार्ज होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो दूसरा वाला क्वेश्चन आता है, इसको बड़े गौर से पढ़िएगा। बोलता दूसरा सिचुएशन ऐसा बोलता है कि एक जब दोनों स्फीयर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को उनके पास लाया गया और जिसके कारण इन चार्जों में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसके कारण सिचुएशन कुछ ऐसा बना। ये इसके कांटेक्ट में है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक रॉड को लाया गया। अब कितना है उसके बारे में कुछ बताया नहीं। ठीक, लेकिन ये जरूर बता दिया आपको यहां पर सेकंड क्वेश्चन में कि इसमें जो चार्ज है, इसमें हम लोग का जो सेकंड चार्ज है, बोलता देखो यहां पर कि इस वाले में माइनस क्यू चार्ज आ गया इंड्यूस्ड होकर। आपने पढ़ा होगा मेथड ऑफ इंडक्शन। अब एक बात बताइए, यहां पर ये हम लोग के पास ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर माइनस क्यू बन गया। ठीक है, तो बोलता है इसमें कितना चार्ज होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो मान लेते हैं इसमें जो चार्ज होगा उसका वैल्यू ले लेते Q'। ओके, अब हमको पता है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी भी सिस्टम का जो चार्ज रहता है वो टोटली क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो कंजर्व रहने का मतलब पहले इन दोनों में चार्ज कितना था, Q/2 Q/2 Q। अभी भी इसमें चार्ज कितना होगा, टोटल Q ही रहेगा, क्योंकि ये चार्ज ये इंड्यूस कर रही है, इसके कांटेक्ट में नहीं है। मतलब ये अभी भी आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें नेट चार्ज अभी भी कितना होगा, Q ही होगा। तो मतलब हमारे पास अब भी नया नेट चार्ज कितना, Q होगा, जिसके कारण हम लोग Q' माइनस Q इज इक्वल टू अभी भी कितना होगा, Q ही होगा। टोटल चार्ज अभी भी Q होगा। अब आपको बोला गया है इसमें कितना चार्ज होगा, तो ठीक है, तो इसमें जो चार्ज होगा Q' विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस Q इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू +2Q। तो हम लोग का जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा दैट इज +2Q, और पहले वाले का जो आंसर होगा वो होगा +Q/2। तो ये बन गया हम लोग का पहला न्यूमेरिकल। इसको बड़े गौर से सोचिएगा कैसे बनाया गया हम लोगों ने और कैसे इसको हम लोग डील किए हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर चार्ज्ड बाय इंडक्शन, देन दे आर सेपरेटेड बाय ए लार्ज डिस्टेंस। स्फीयर 1 हैज अ चार्ज +Q, स्फीयर 2 हैज अ चार्ज -Q। ठीक है, तो चलिए जो डायग्राम दिया उसके हिसाब से बात करते हैं। ये है स्फीयर 1 और ये है स्फीयर 2। दोनों में चार्ज कितना है, इसमें चार्ज दिया हुआ है +Q और इसमें चार्ज कितना दिया है, -Q।
और जो बोलता है ना दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण इनमें किसी भी तरह का चार्जेस का इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। उसके बाद बोलता है अ थर्ड स्फीयर इनिशियली अनचार्ज। ठीक है, तो मान लेते ये थर्ड है और ये अनचार्ज है। ठीक, इसको बोला गया कि इफ थर्ड चार्ज स्फीयर इज टच्ड विथ वन एंड सेपरेटेड। चलिए पहला केस देखते हैं। पहला केस में क्या हो गया, वन और थर्ड दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया। ठीक, अच्छी बात है। तो थर्ड में कितना था, देखिए पहले में कितना था बताइए, फर्स्ट वाले स्फीयर में कितना चार्ज था, प्लस क्यू, और थर्ड वाले में कितना चार्ज था, कोई भी चार्ज नहीं था। तो फिर से वही हम लोग का चार्ज अगर आइडेंटिकल स्फीयर है दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, इसमें चार्ज अब इन दोनों को जैसे ही आपने ऐड किया होगा, जिसके कारण ऐड करने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो वन वाले में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, प्लस क्यू बाई टू, और इधर जो थ्री वाला है इसमें भी आ जाएगा प्लस क्यू बाई टू, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, ये तो हो गया पहला काम। उसके बाद बोलता है देन टच टू स्फीयर टू। अब ये जो स्फीयर थ्री जो है इसको टच किया गया स्फीयर टू से। अब चलिए फिर अगला केस देखते हैं। ये हम लोग का ये वाला केस था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें, ये जो बना हम लोग के पास। अब आते हैं स्फीयर थर्ड। तो स्फीयर थ्री ये है, स्फीयर थ्री में कितना चार्ज है तो आपको पता है, प्लस क्यू बाई टू। ठीक, और स्फीयर टू जो है ये रहा टू, टू में कितना चार्ज है, टू में चार्ज माइनस क्यू। अब आपको दोनों को बताना, अब दोनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपको मैंने इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया। तो पहला तो दोनों में आइडेंटिकल चार्ज दोनों में जनरेट होगा, मतलब दोनों में सेम चार्ज जनरेट होगा। तो दोनों का सेम चार्ज जनरेट करने के लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला भी बताया, याद करेंगे। तो मान लेते हैं दोनों को आपने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों में चार्ज अब कितना कितना आ गया, दोनों में चार्ज मान लेते हैं हम लोग क्यू डैश, और इसमें भी हम लोग का कितना आ गया, क्यू डैश। थ्री में भी क्यू डैश, टू में भी क्यू डैश। अब सवाल उठता क्यू डैश का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बताया था, याद करोगे, कि दोनों में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के चार्ज के सम का मीन होगा। तो ये आपके पास आ गया माइनस क्यू बाई टू। तो जिसके कारण कितना हो जाएगा, प्लस क्यू बाई टू माइनस क्यू, तो मतलब कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई टू। माइनस क्यू बाई टू इज इक्वल टू मतलब कितना हो जाएगा, आपका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस क्यू बाई फोर। तो ये आपका आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चन है। अ बॉडी हैज अ नेट चार्ज ऑफ -1 into 10 to the power -10 कूलम। हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन इन द बॉडी। तो पहला तो देखिएगा एक्सेस इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज किसके कारण आया होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन के कारण आया होगा। तो देखिएगा आपको चार्ज दिया है, ये चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताएंगे, -1 into 10 to the power -10 कूलम। ओके, और आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको याद आता होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता था, प्लस माइनस एन ई। अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो प्लस एन ई, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस एन ई। तो चलिए इसी के हिसाब से अगर चलते हैं हम लोग का, तो ये क्या बन जाएगा देखेंगे, Q का वैल्यू आपको दिया है -1 into 10 to the power -10 इज इक्वल टू, आपको निकालना n, क्योंकि हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन कंटेन इन द बॉडी, आपको निकालना n। तो ठीक है n रखते चलिए, लेकिन माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो n रखिए, और साथ में e का वैल्यू रख दीजिए 1.6 into 10 to the power -19। तो जिससे आपके पास ये माइनस माइनस कट गया। तो अब हमारे पास आ जाएगा n, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 into 10 to the power -10 by 1.6 into 10 to the power -19। और देखिएगा बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, इसका वैल्यू डायरेक्टली आपके आ जाएगा 6.25 into 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहां पर
बोलता है इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोलता है, इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम टू रिक्वायर टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब ये बोलता है एक बॉडी है, उस बॉडी से हर एक सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो उस बॉडी में 1 कूलम चार्ज डेवलप होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए हम लोग इसको, ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन थ्योरी, और जो बचपन में हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करते थे, बस वही प्रॉब्लम है एक तरह से, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं कि एक सेकंड में कितना चार्ज जनरेट होता है। तो देखिए एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज चार्ज प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चार्ज जनरेट होगा। तो n का वैल्यू कितना दिया है बताइए, 10 to the power 9, तो मतलब 10 to the power 9 इंटू ई, मतलब ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -19। तो मतलब ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम। मतलब एक सेकेंड में इतना चार्ज जनरेट हुआ। ये फॉर्मूला कैसे यूज किया आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग यहां पर पढ़ते थे, याद करो, क्वांटाइजेशन चार्ज के हिसाब से Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। तो बस उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर। तो एक सेकेंड में इतना चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है। अब हम लोग को बोलता है कि एक कूलम जनरेट होने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग यूनिटी मेथड लगाते हैं कि 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम चार्ज जनरेट होने में समय लगता है 1 सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज जनरेट होने में कितना लगेगा, तो 1.6 इंटू 10 to the power -10 इंटू कितना आ जाएगा अपने पास, यहां से आ जाएगा अपने पास, इंटू ले लेंगे 1। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है 6.25 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड। अब अगर आप इस सेकेंड को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करते तो आपको पता होगा ईयर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, 6.25 को आपको पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 3600, उसके बाद उसको दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 24 आवर्स, फिर उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 365। तो ये अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स का टाइम लेगा, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको सेकंड्स में रख सकते थे, लेकिन ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 25 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 25 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है। तो पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि हम लोग के पास कि 25 kg इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होगा 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। तो चलिए पहले पता लगाते हैं हम लोग कि एक 25 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें भी देखिए सिंपल क्वांटाइजेशन और यूनिटरी मेथड का हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर बोलता है, हम लोग को पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको आइडिया होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा कितना होता है, 9.11 इंटू 10 to the power -31 kg। तो मतलब 9.11 इंटू 10 to the power -31 kg में कितने इलेक्ट्रॉन का मास है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो बस सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, 25 kg में से हम लोग 9.11 इंटू 10 to the power -31 को डिवाइड कर देते हैं, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट आपका 25/9 इंटू 10 to the power 31 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक। ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको निकालना है चार्ज, तो देयरफॉर कितना चार्ज है पूछता है, तो चार्ज इज इक्वल टू अगेन Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और उस हिसाब से देखा जाए तो आप इस पे वैल्यू रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये वैल्यू को अगर रखते हैं तो Q विल बी इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा यहां से कितना, 25/9 इंटू 10 to the power 31 इंटू
1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? आप हिसाब कीजिए, इसका वैल्यू कितना आ जाना चाहिए? इसका वैल्यू आ जाएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर, इसका वैल्यू आ जाएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर 12 कूलम। तो मतलब 25 kg इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस, H2 गैस है, देखिएगा ना। ठीक, तो चलिए इसमें पहले तो ये पता लगाते हैं कि 2 मोल्स में कितने हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको पता होगा 2 मोल्स ऑफ H2 गैस इज इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इतने हाइड्रोजन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब ये आ जाएगा इतने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स। अब आप देखिएगा यहां पर जो नेक्स्ट जो चीज आता है वो ये बोलता है यहां से कि अब इन 1 हाइड्रोजन, आपको पता है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। तो कितने पॉजिटिव चार्ज पूछा गया है, तो 2 प्रोटॉन के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए क्या होगा? इन 1 H2 1 इन 1 हाइड्रोजन एटम चार्ज कितना होगा बताओ? चार्ज जो होगा वो होगा +2e। तो इतने सारे में कितना होगा? तो फिर से वही क्वांटाइजेशन थ्योरी, Q इज इक्वल टू +2e इंटू 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो Q इज इक्वल टू, आप यहां से +2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना। और इसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिलता है? 3.85 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। चाहो तो इसको लिख सकते हैं 0.385 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। अब बोलो सर इतना कलाकारी करके 10 टू पावर 6 ये सब क्यों लिख रहे? तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ मेगा कूलम्स। तो मेगा कूलम्स मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको मेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको पता है 10 टू पावर 6 का वैल्यू कितना होता है? मेगा होता है। तो दिस इज इक्वल टू 0.385 मेगा कूलम। ठीक है, तो चलिए, तो आप इतना ट्राई कीजिए। सो हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस डे, ओके, बाय एंड टेक केयर।